क्या करें। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, हर दिल जो है गुनगुनाता है। बस आप गुनगुनाना शुरू कर दीजिए भरत राम मालकोटी जी की तरह। और भरत राम मालकोटी जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो 2021 का है उसके भेंट करता है। और गांव मालकोट डुंगवड़ी उत्तराखंड के निवासी हैं, देवभूमि उत्तराखंड आप जानते हैं। और साउथ दिल्ली में है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं भरत राम मालकोटी जी। क्यों ना उनके गला, क्योंकि गला अगर देश के लिए है ना, कला के लिए नहीं तो कला नहीं है, गला देश के लिए नहीं तो गला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हम चर्चा करेंगे, किसान आंदोलन की भी आप लोगों से जानकारी लेंगे कि किसान आंदोलन जो है वो कितना मतलब देश को एक दिशा दे रहा है। और वो ऐसा दिशा कि सरकार के साथ डायलॉग कितनी जल्दी हो सकती है, इसी चीज को हम लोगों ने अपने ग्रुप में उठाया था। तो भरत राम मालकोटी जी से मिलिए, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता। कैसी सुरीली आवाज है, कैसे गीत गाते हैं, वो रूबरू कराते हैं। तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। मैं भरत राम मालकोटी आप सबको प्रणाम करता हूँ। कोरोना का दौर है, मास्क जरूर लगाएं। जब भी आप बाजार में जाएं, भीड़ में जाएं, खुद बचे, अपने परिवार को बचाएं। जय श्री राम। देते नाथ साथ तो भर जाते हम कभी के। देते नाथ साथ तो भर जाते हम कभी के। हुए हुए आपके अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन तो अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो सचमुच अपने परिवार से करते हैं प्यार, वो सैनिटाइज और मास्क भी कैसे कर सकते हैं इंसान। जो बच्चे अपने परिवार को बचाए, मास्क जरूर लगाएं जब भी बाजार में। जहां तो एक तरह से जागरूकता के साथ भरत राम मालकोटी जी ने एक गीत गाकर आरजेएस फैमिली में एक गौरव का अनुभव हुआ है कि हम लोगों के पास जिस तरह की कला है, जरूरी नहीं आप ये मत सोचिए कि मालकोटी जी ने कैसा गीत गाया या मालकोटी जी कितना अच्छा गा सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अपने आरजेएस फैमिली में अगर इस तरह के कलाकार भी हों जो अपना प्रोफेशन जो है वो रोजी रोटी के लिए कुछ और है, लेकिन शौकिया अगर वो गाते हैं तो आरजेएस फैमिली के मनोरंजन की भी व्यवस्था जो है हमें आरजेएस फैमिली के लोग करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को बहुत ही प्रेरित करती है। और यहाँ पर आपको एक और अपने जो हरीश कुमार शर्मा जी हैं, तो आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव में वो जुड़ते हैं। और सब ये भी बता दें कि भरत राम मालकोटी जी जुड़े हुए हैं फेसबुक में, बहुत बहुत धन्यवाद मालकोटी जी। और हरीश कुमार शर्मा जी भी जुड़ जाएंगे, और अभी नहीं जुड़े हैं हरीश कुमार शर्मा जी। लेकिन आइए अब इस पायदान पर आपको जो हरीश कुमार शर्मा जी ने लिखा है वो बताते हैं। फेसबुक लाइव शो के माध्यम से महापुरुषों को घर घर पहुंचाने और सकारात्मक भारत आंदोलन के माध्यम से सकारात्मकता को फैलाने के कार्य को
करते आरजेएस परिवार से जुड़ना मेरा सौभाग्य है। यह कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आरजेएस जैसी सकारात्मक भारत आंदोलन चलाने वाली संस्था से हम जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं और फेसबुक लाइव का जो अनुभव है वो आप लोगों तक साझा करना चाहेंगे। हरीश कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक लाइव शो के माध्यम से जो हमें ढेर सारी जानकारियां मिलती है, सकारात्मक जानकारियां जो मिलती हैं, उसका आभास मुझे आज जब हुआ जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में सालिम अली जी की चर्चा की। 12 नवंबर को फेसबुक लाइव शो में उदय मन्ना जी के माध्यम से हमने उनका नाम सुना, सालिम अली, वो पक्षी वैज्ञानिक के रूप में, और उनके बारे में काफी कुछ बताया गया। और आज जब मैं मन की बात सुन रहा था, उस समय सालिम अली जी का नाम प्रधानमंत्री के मुख से सुना तो मुझे फेसबुक लाइव शो तुरंत याद आया कि ये तो हमने पहले भी सुना है। इस प्रकार से जो समाज में सकारात्मकता फैलाने का कार्यक्रम जो आरजेएस द्वारा किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण भी है, समय की जरूरत भी है, और हम सब के लिए मार्गदर्शन के लिए ऐसे इस प्रकार से सकारात्मकता फैलाया जाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, किसानों के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने आज बात की, और आज जरूरत है सकारात्मक सोच की, और वो सकारात्मक सोच दोनों तरफ विकसित हो, सरकार पक्ष में भी और किसानों में भी। और वो पत्रकारों के माध्यम से विभिन्न तरह के अखबार, लेखन, पत्र पत्रिकाएं, इस तरह से जब सकारात्मक सोच फैलेगी तो वो स्वतः ही ऐसी समस्याओं का समूल नाश होता चला जाएगा। सरकार भी आगे आई है, वो भी बातचीत को तैयार है। तो इस प्रकार से जो सकारात्मक पत्रकारिता का असर हो रहा है वो हम सब जानते हैं कि वो सचमुच देश में एक नया बदलाव ला सकती है। व्यवस्था को परिवर्तन करने में सकारात्मक पत्रकारिता का अहम योगदान हो सकता है। सरकारें तो बदली, लेकिन यदि व्यवस्था भी उसके साथ बदले तो ये सारी छोटी छोटी समस्याएं स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम सब सकारात्मकता की पवित्र सोच को अपने अंतःकरण में धारण करें और उस पवित्र सोच को फैलाएं, जन जन तक पहुंचाएं। सकारात्मक भारत आंदोलन को खड़ा किया, उस परिश्रम को हम सार्थक करें और सकारात्मक भारत आंदोलन का स्वप्न, जो हमारा सकारात्मक भारत का स्वप्न है, उसे साकार करें। और ये पत्रकारिता के माध्यम से विचार। जी हाँ, तो सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से भी सकारात्मक भारत निर्माण किया जा सकता है। और इसको लेकर तो हम लोगों ने कोरोना लॉकडाउन से पहले 134 बैठकें कर चुके थे और उसके बाद आप भी जुड़े थे राष्ट्रीय आरजेएस के वेबिनार में। और ये वेबिनार जो है आपको 1 दर्जन वेबिनार भी हो गए और लगातार 101वां अंक तक आप लोगों ने समर्थन दिया और हम लोगों ने एक इतिहास बना दिया इन चीज़ों में। और ये इतिहास जो है किताबों के अंदर भी दर्ज होगा कि आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन का 101वां एपिसोड फेसबुक लाइव किया गया और आज तो 102वें एपिसोड में आप सब उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वंदे मातरम है, जय हिंद, जय भारत है। अब आइए आपको प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है उससे रूबरू कराते हैं। आप जानते हैं कि कल गुरु नानक देव जी का जो है वो प्रकाश पर्व है और बहुत ही अच्छे सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी, पूरे विश्व बंधुत्व की कामना करते हुए वसुधैव कुटुंबकम, इससे बड़ा और कौन हो सकता है। सिख धर्म के जो प्रथम गुरु नानक देव जी हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना अपने आप में एक अंदर सकारात्मक ऊर्जा दे देती है कि ऐसे ऐसे महापुरुष जो है इस भारत की भूमि पर अवतरित हुए हैं। तो आइए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, सुनते हैं। भी मिला लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। अवार्ड देने वाली जूरी ने यह पाया कि मरम्मत के दौरान शिल्प से जुड़ी बारीकियों का विशेष ध्यान रखा गया। जूरी ने यह भी नोट किया कि गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण कार्य में सिख समुदाय की न केवल सक्रिय भागीदार रही, बल्कि उनके ही मार्गदर्शन में यह काम हुआ।
लखपत गुरुद्वारा जाने का सौभाग्य मुझे तब भी मिला था जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। मुझे वहां जाकर असीम ऊर्जा मिलती थी। इस गुरुद्वारे में जाकर हर कोई खुद को धन्य महसूस करता है। मैं इस बात के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि गुरु साहब ने मुझसे निरंतर सेवा ली है। पिछले वर्ष नवंबर में ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलना बहुत ही ऐतिहासिक रहा। इस बात को मैं जीवन भर अपने हृदय में संजोकर रखूंगा। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमें श्री दरबार साहिब की सेवा करने का एक और अवसर मिला। विदेश में रहने वाले हमारे सिख भाई बहनों के लिए अब दरबार साहिब की सेवा के लिए राशि भेजना और आसान हो गया है। इस कदम से विश्व भर की संगत दरबार साहिब के और करीब आ गई है। साथियों, ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है। मानवता की सेवा की यह परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है। मेरी कामना है हम सभी सेवक की तरह काम करते रहें। गुरु साहिब मुझसे और देशवासियों से इसी प्रकार सेवा लेते रहें। एक बार फिर गुरु नानक जयंती पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, जी हाँ, तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपनी कोटि कोटि नमन प्रस्तुत किया है ऐसे संत के लिए, सिखों के प्रथम गुरु के लिए। और थोड़ी बहुत जानकारी जो है हम जुटा पाए हैं तो आप लोगों तक साझा करते हैं। गुरु नानक देव जी को आप भी श्रद्धांजलि दें। गुरु नानक तुम हो प्राण प्यारे, तुम बिन जग से मुझे कौन तारे। आकर दे दो दर्शन गुरुवर मुझको, अपना बना लो प्रभु अब तो मुझको। गुरु नानक जी। तो कल प्रकाश पर्व है और गुरु नानक जी के बारे में बताना चाहेंगे कि बचपन से ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत कर दी थी गुरु नानक जी ने। ये रूढ़िवादिता है, वो एक तोड़ने की जो जद्दोजहद थी वो गुरु नानक जी ने संघर्ष करके किया है। और वे धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों से धर्मांधता से दूर रहने का आग्रह किया। धर्मांधता, धर्म नहीं, धर्मांधता से दूर रहने का आग्रह किया। और इसलिए गुरु नानक जी को शांति और सेवा के प्रतीक के रूप में हम लोग पूजते हैं, इनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। और सकारात्मक भारत आंदोलन, आप कह सकते हैं कि ये सकारात्मक सोच ही है। सेवा की भावना, सेवा की भावना एक सकारात्मक सोच ही होती है। और गुरु नानक जी 30 नवंबर को जो प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, आप जानते हैं ये 551वां प्रकाश पर्व है। और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म संवत 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है और इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और नानक जी ने हमें कई उपदेश दिए और उपदेश को जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आप जानते हैं कि गुरु नानक जी के माता पिता कौन थे? गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक देव जी की बहन का नाम नानकी था। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में है। नानक जी जब कुछ बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। उनकी सहज बुद्धि बहुत तेज थी। वे कभी कभी अपने शिक्षकों से विचित्र सवाल पूछ लेते थे जिनका जवाब उनके शिक्षकों के पास ही नहीं होता था, तो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जैसे एक दिन शिक्षक ने नानक जी से पार्टी पर आ लिखवाया, तब नानक जी ने आ तो लिख दिया, किंतु शिक्षक से पूछा, गुरुजी ये आ का अर्थ क्या होता है? ये सुनकर गुरुजी सोच में पड़ गए। अर्थ क्या होता है वो निरुत्तर हो गए। गुरु नानक बचपन से ही सांसारिक विषयों में उदासीन रहा करते थे, यानी भौतिक जो जीवन है, आपाधापी जो होती है, उससे वो
अध्यात्म में ज़्यादा रुचि थी गुरु नानक जी की, और सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। गुरु नानक जी के बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं भी घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग उन्हें दिव्य व्यक्तित्व वाला मानने लगे। गुरु नानक जी ने बचपन से ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। वे धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों से धर्मांधता दूर करने के लिए आग्रह किया। गुरु नानक देव जी ने ही एक ओंकार का नारा दिया, ईश्वर एक है, वो सभी जगह मौजूद है, हम सबका पिता है, वही है, इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लंगर की जो परंपरा है वो गुरु नानक जी ने शुरू की, बताया जाता है 20 रुपए से शुरू की गई थी, लेकिन आज देखिए कि आज कितना बड़ा सिख समुदाय जो है इसमें शामिल होता है और बड़े ही सेवा भाव से इस तरह की व्यवस्था जो है वो देते हैं समाज के लिए, देश के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह के लोग जो हैं वो हम लोगों के भारत में हैं और हम लोग उनको पूजते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास भी हम लोग करते हैं। और आप जानते हैं कि सिंधु जो बॉर्डर है दिल्ली का, वहाँ पे किसान पंजाब से चल के आए, वहाँ पर भी गुरुद्वारा के लोग, हालांकि ऐसा बताया जा रहा था कि परमिशन नहीं, कुछ ऐसी बातें की जा रही थी, लेकिन जगह जो है पंजाब से या हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, आज आपको दिखाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से भी जो धर्मेंद्र मलिक जी हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए भारतीय किसान यूनियन के मीडिया के प्रभारी हैं, उन्होंने ये भेजा है कि आज सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं से वार्ता कर आगे की रणनीति पर चर्चा तय किया कि किसान बुराड़ी नहीं जाएगा, वार्ता शर्तों पर मंजूर नहीं, शर्तों पर वार्ता मंजूर नहीं। साथ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लखोवाल, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी, ये हैं, ये धर्मवीर मलिक जी मीडिया प्रभारी जो है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने ये भेजा है, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से, लेकिन वहाँ किसान अपना इंतज़ाम करके आए हैं, अपने राशन पानी का इंतज़ाम करके आए हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हैं उन लोगों ने व्यवस्था दी है। ये भाईचारा है, ये अपना एक कर्तव्य भी होता है कि दूसरे राज्यों के भाई आ रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर, तो उनको उन तक पहुँचाया जाए। अब यहाँ पर हरीश कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं। वंदे मातरम हरीश कुमार शर्मा जी, आपका जो वीडियो आपने भेजा था वो साझा किया गया है, और यहाँ पर जो आपने लिखा भी है वो हमारे पास है, आ गया है। डॉक्टर शेख वहाब साहब, अभी हम तुरंत उसको सुनाते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जय हिंद। और भरतराम मालकोटी जी, जय हिंद। भरतराम मालकोटी जी, आपका गीत वो सुनाया गया, कोरोना जागरूकता को लेकर एक फिल्मी गीत गाया था। आकांक्षा जी, जय हिंद। और राधे श्याम श्रीवास्तव जी, जय हिंद आपको। ये आप देख रहे हैं आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ श्रृंखला पर, और यहाँ पर संजय परिहार जी जुड़े हुए हैं, जय हिंद संजय जी, पत्रकार हैं संजय जी। रमीज परवाना जी पत्रकार हैं, अल्ताफ हुसैन के नाम से पत्रकारिता करते हैं। अवधेश आज़ाद जी, वंदे मातरम। रणवीर सिंह ढाका जी, जय हिंद। तो अभी तो फिलहाल ये लोग जुड़े हुए हैं, और अब आपको वो भरतराम मालकोटी जी की वो कविता से रूबरू कराते हैं। क्या कुछ लिखा है भेजते रहते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इस तरह की कविता जो है वो आप भेजते हैं। तो डॉक्टर शेख अब्दुल वहाब साहब, एसोसिएट प्रोफेसर तमिलनाडु, लिखते हैं संत अमरू, ये आपने टाइप किया है नानक देव जी के बारे में। संत नानक देव जी, नानक देव हैं सिखों के गुरु, सिखों के नहीं सच्ची शिक्षा के गुरु। कार्तिक पूर्णिमा को लिए जन्म, हृदय की शुद्धता पर विचारे मर्म। नानक देव हैं सिखों के गुरु, सिखों के नहीं सच्ची शिक्षा के गुरु। कार्तिक पूर्णिमा को लिए जन्म, हृदय की शुद्धता पर विचारे मर्म। सच्चा सौदा जाने वही, समाज का सच्चा पथ सही यही। सच्चा सौदा जाने वही, सच्चा समाज का सच्चा पथ यही। बसे हैं जनमन में आपके सुविचार, संसार को निर्गुण का दिया उपहार। क्रोध घृणा को बताया मनोविकार, शुद्ध हृदय में बसे परमात्मा निर्विकार। ईश्वर को कहा एक, दुविधा कैसी। ईश्वर को कहा एक,
दुविधा कैसी, मिटे अहंकार बड़ा वही, दृष्टि अविनाशी। बहुत अच्छी कविता है। ऊंच नीच का भेद मिटाया, जी हाँ, वो धर्मांधता के विरुद्ध थे, कुरीतियों के विरुद्ध थे, जीवन को बड़ा सहज ढंग से जीने के लिए सकारात्मक सोच को उसी समय स्थापित किया नानक देव जी ने। शांति और दया, सहिष्णुता, इस तरह की भावना के साथ जिए वो, भौतिकता नहीं थी उनमें। आगे लिखते हैं डॉक्टर शेख अब्दुल वहाब साहब, ऊंच नीच का भेद मिटाया, सच्चे ज्ञान का पाठ पढ़ाया, नानक देव हैं बड़े संत अमरू, धर्म सिख के प्रथम गुरु। जी हाँ, तो इस तरह के गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व हम लोगों के अंदर एक आचरण करने के लिए प्रेरणा दे जाता है। और ऐसी चीजों को हम लोग आचरण अकेले अकेले न करें, बल्कि हम लोग ये चाहें कि अपने परिवार के साथ भी, फेसबुक लाइव में भी आप अपने परिवार के साथ जुड़ सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि ये फेसबुक लाइव जो है, फैमिली शो जो है, ये फैमिली शो है। अब फैमिली शो में अगर अकेले अकेले आनंद लेते हैं तो कितना आनंद ले पाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि हरीश कुमार शर्मा जी ने वीडियो भेजा, उसमें उन्होंने ये बताया कि मैंने प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा, तो हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। थोड़ा बहुत मस्ती भी होना चाहिए और थोड़ी इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए, और आप लोगों की बातों को हम यहाँ पर सुनाएंगे। जैसे ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जुड़ गए हैं। सत श्री अकाल, असतो माँ सदगमया, प्रकाश पर्व हमारे तमसो माँ ज्योतिर्गमय की सकारात्मक सोच का त्योहार है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। सकारात्मक शब्द, जैसे कि इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। आप जानते हैं किसने? बहुत बड़े क्रांतिकारी जो है अमर शहीद आजम भगत सिंह जी का है, इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो हम लोग भी ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी बहुत ही आध्यात्मिक पुरुष हैं और हर बार अपने जो भी पोस्ट भेजते हैं उसमें सकारात्मक शब्दों का प्रयोग जरूर करते हैं, और यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। अगर आप लोग अपने पोस्ट में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दें तो वो आपसे चल के आपकी अगली पीढ़ी तक आ जाएगा, और जब अगली पीढ़ी तक आ जाएगा तो आप जानते हैं वो शब्द ही अपने आप में सकारात्मक भारत का माहौल बना देगा। तो हम लोगों के सकारात्मक सोच विवेकानंद जी में थी। विवेकानंद जी में मैं बताता हूं कैसे थी। विवेकानंद जी जब 11 सितंबर 1993 आप कह सकते हैं, जब विवेकानंद जी शिकागो में भाषण देने के लिए गए थे, तो उससे पहले वो वहां पहुंचे। वहां पर चूंकि ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों के सताए हुए थे हम लोग, तो अमेरिकन वैल्यू नहीं देते थे। जो वैल्यू एक इंसान की होती है, कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए, चाहे गुलाम कंट्री से आए हैं, तो वही इज्जत थी। और विवेकानंद जी के पास अध्ययन था, ज्ञान था। उनको रामकृष्ण परमहंस जी, हम लोगों ने तो रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी के नाम पे भी राष्ट्रीय सम्मान जो है घोषित किया है। ये बताना बार बार इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग, एक शब्द है, एक नाम है, आपने कह दिया आरजेएस, आपने आरजेएस कह दिया ना, आरजेएस अगर लिख दिया आपने, नाम के पहले लिख दिया, तो आप जानते हैं आपकी पहचान जो है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है सकारात्मकता का। सिर्फ आरजेएस लिख देने से, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि एक जगह देखा था उन्होंने आरजेएस लिखा था तो अच्छे ही आदमी होंगे। ऐसा जो है हम लोगों को एक आशीर्वाद इन महापुरुषों के चर्चा करने से मिला हुआ है, ऐसे नहीं मिलता है काम करने से। हम लोगों ने इतना काम किया, 5 साल तक जो है इसमें लगे रहे, तो इसलिए देश में पहचान जो है आरजेएस की अपने आप बनती ही गई है। तो आप लोग अपने नाम के पीछे जो है, पहले नाम के पहले आरजेएस ओम प्रकाश झुंझुनवाला, ऐसी शुरुआत अगर कर सकते हैं तो वहां पर आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगी। क्योंकि हर आदमी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन चूंकि आरजेएस को पूरे राष्ट्रीय मानचित्र पर हम लोगों ने ले गया है, बल्कि सरकारों तक भी ये चीजें पहुंच रही हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या, सरकारें भी सकारात्मक राजनीति की तरफ आना शुरू हो गई हैं। ये आप मानिए, सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार हैं, ये संदेश वहां तक पहुंच गया है और आपको पत्रकारों तक पहुंच गया है। पत्रकार भी जिस तरह से नकारात्मक रिपोर्टिंग करते थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आया कि हम गलत रास्ते पर हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है कि हम लोगों ने जीवन में उसको अपनाया। जीवन में अपनाने का मतलब यह हो जाता है कि दूसरा आदमी, आरजेएस ने, आपने देखा, इसको राजनीति से बचाकर, राजनीति, हालांकि सकारात्मक राजनीति को हम लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक लो प्रोफाइल में रहकर परिवारों को जोड़ा,
और ये परिवार जो है 25 राज्यों तक जुड़ते गए। वो अगर नहीं जुड़ते हैं फेसबुक लाइव में या कोई पोस्ट नहीं डालते हैं, करते नहीं है, कुछ लिखा नहीं उन्होंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी चीज़ों को देखते नहीं हैं, वो देखते हैं। अच्छा, जब बार बार किसी रसरी आवत जात ते सिर पे परत निशान, कोई भी चीज़ है, बार बार आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आरजेएस में तो आप जानते हैं कि सिवाय सकारात्मक नकारात्मक सोच कोई डाल ही नहीं सकता, और डालता है तो तुरंत उनके पास फ़ोन चला जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने नाम के पीछे जो है, नाम के पहले ललित गौड़ जी, हम लोग, आप कहाँ से हैं ललित गौड़ जी? अगर अपने स्टेट का नाम लिख दें तो आपकी पहचान यहाँ फेसबुक फ्रेंड्स के साथ भी हो जाएगी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे विवेकानंद जी की, तो विवेकानंद जी ने वहां जो भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा था? जैसा आरजेएस में हम लोग भाई बहन के रिश्ते से बातचीत करते हैं, यही रिश्ता है ना। जब भी बैठकें हुई हैं वहां पर भाइयों और बहनों यही संबोधन होता है, या फोन पे भी हम लोग वंदे मातरम, नमस्कार, वंदे मातरम, वालेकुम सलाम, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम सिर्फ इस देश से कनेक्ट करने के लिए है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है जो हम लोगों को ये मिली है, हर भारतीयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी के बारे में मुकुल कानिटकर जी ने जो स्पीच दिया है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम कोई भी बात, चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष में हो, लेकिन हम दिल से बात करें, दिल से बात करें। और विवेकानंद जी जब वहां गए थे तो क्या कुछ, कैसे उनका यही शब्द जो है, हालांकि विवेकानंद पहले ऐसे व्यक्ति नहीं थे, विवेकानंद जी भाइयों और बहनों कहने वाले उसी सभा में पहले व्यक्ति नहीं थे। तो ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी इच्छा है कि हम पहुंचाएं। स्वामी विवेकानंद को तालियां इसलिए मिली कि बाकी सब लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहे थे। जब मैंने रिसर्च किया, मेरी लुई बर्ग नाम की महिला ने 6 ग्रंथ लिखे स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्राओं के, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज इस नाम से। वो मेरी लुई बर्ग ने शिकागो की उस धर्म सभा में उपस्थित जो श्रोतागण थे उसके प्रत्येक के साथ संपर्क किया, जो जीवित थे, जो जीवित नहीं थे, उनके वंशजों के साथ उनकी डायरिया खंगाली, उसके पूरे मिनट्स पढ़े। और उसके बाद में वो कहती है स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति नहीं थे, चौथे व्यक्ति थे। उनसे पहले 3 लोगों ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नाम का संबोधन किया था। श्रीलंका से बौद्ध साधु गए थे, धम्मपाल अंगीकारा, उन्होंने किया था। एक बौद्ध भिक्षु जापान से आए थे, उन्होंने भी यही बंधु और भगिनी वाला संबोधन किया था। और तीसरे प्रताप चंद्र मुजुमदार थे, जो भारत से ही गए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी किया था। स्वामी विवेकानंद चौथे थे। उस सभागृह ने पहले 3 बार वो संबोधन सुना था, उसके बावजूद नाविन्य के कारण तालियां नहीं बजी थी 2.5 मिनट तक। उसके बावजूद 2.5 मिनट तक तालियां बजी, क्योंकि वहां खड़े हुए व्यक्ति के अंदर वह भातृत्व का, वह बंधुत्व का, वह अपनत्व का, वह आत्मीयता का, मेरा कोई है, इस प्रकार का बोध उस वाणी के माध्यम से श्रोताओं के साथ जुड़ा था। सुभाष चंद्र बोस बहुत जबरदस्त वक्ता थे, मुर्दे को जगा दिया उन्होंने। अपनी पूरी आजादी सेना युद्धबंदियों में से तैयार की थी। हारे हुए युद्धबंदियों के कैदियों के बीच में ऐसे प्राण फूकते कि आजाद हिंद सेना की स्थापना हो जाए। वो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो उनके पैरों में मैं बैठा होता। उस सुभाष चंद्र बोस को किसी ने पूछा कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों का असर क्यों हुआ, तो उन्होंने अपनी वो कवित्व में वक्तृता में कहा था, जो बात होठों से बोली जाती है होठों तक पहुंचती है, जो बात गले से बोली जाती है मेरे जैसे चिल्ला चिल्ला के वो गले तक पहुंचती है, कभी कभी गले उतर भी जाती है, लेकिन हृदय तक वही बात पहुंचती है जो हृदय से कही जाती है। और स्वामी विवेकानंद के शब्द हृदय से कहे। सारा 1.5 महीने का अपमान विष का प्राशन करने के बाद ये शिव वहां खड़ा होकर के कल्याण के मंत्र बोलता है और अमेरिका निवासियों को बहनों और भाइयों कह करके बोलता है, जिन अमेरिका वासियों ने उसको खाने के लिए नहीं दिया था, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, यू ब्लैक गेट आउट कह करके जिसका हर दरवाजे पर स्वागत हुआ था, 1.5 महीने तक अपमान सहने के बाद उस अपमान के विष को पी करके भारत का हिंदुत्व का सच्चा प्रतिनिधि, जिसने गर्व से कहो हिंदू है, उस दिन 11 सितंबर को पहली बार बोला था कि मैं गर्व से कहता हूं कि उस हिंदुत्व का मैं प्रतिनिधि हूं। वह स्वामी विवेकानंद सच्चे अर्थ में प्रतिनिधित्व करता है और उस पूरे सभागार को ही नहीं, पूरी अमेरिका को अपने भातृत्व बोध से बोधित करता है। ये भारतीय संस्कृति की वैश्विक अवदान है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है।
हमारे यहाँ किसी भी सामूहिक गतिविधि का सर्वोच्च आदर्श परिवार है। यदि आप अपने संस्था में परिवार का भाव स्थापित नहीं कर सके तो उस संस्था का नेतृत्व करने का आपको अधिकार नहीं है। ये भारत का बोध है। मैं कहता हूं ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये विकृति फैलाने वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस देश का समाज जीवंत समाज है। और जो शरीर जीवंत होता है उसके नाक में धूल का कण जाता है तो छींक मार करके भगा देता है। भारत ने भी छींक मार दी। तो इस तरह से विवेकानंद जो हैं वो सिर्फ 2 शब्द में 2.5 मिनट की तालियां बटोर लिए। ये बहुत बड़ी बात थी। विदेश की धरती पर जाकर एक सन्यासी जो है वो अपने 2 शब्दों से अमेरिका वासियों और तमाम जो अलग अलग देशों से उस महासभा में आए थे, विश्व धर्म संसद में आए थे, उन लोगों को जगा दिया। यही विश्व बंधुत्व है, जो हृदय से बात की जाती है वो हृदय तक पहुंचती है। यही है सकारात्मक सोच, यही सकारात्मक सोच है। इसलिए आप लोगों तक ये पहुंचाना था। और आप जानते हैं ये जो देश आज़ाद हुआ है तो 1857 में जो 10 मई को जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। तो मंगल पांडे का नाम अमूमन हम लेते हैं, लेकिन मंगल पांडे के साथ उस माता दिन का भी नाम लेना चाहिए जिसने मंगल पांडे को जगाया। मंगल पांडे को जगाने वाला माता दिन वाल्मीकि थे। ये सब महापुरुष हैं जिन्होंने इतने बड़े क्रांति का सूत्रपात करा दिया। कैसे कराया, क्या कराया, वो सब इतिहास में है। लेकिन आज उनकी जयंती पर, माता दिन की जयंती पर जो है आज 1857 की क्रांति के सूत्रधार को श्रद्धांजलि देते हैं। ये है माता दिन, 1857 क्रांति के सूत्रधार। और मंगल पांडे हैं, 10 मई याद कीजिए। तो माता दिन वाल्मीकि भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में भाग लिया, जो ब्रितानी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक इकाई में कारतूस निर्माण का कार्य करने वाले वाल्मीकि मजदूर थे। वो उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह का बीज बोया था। इसके बाद मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी एक ज्वाला का रूप ले लिया। 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सैनिकों ने बगावत कर दिया। बाद में क्रांति की ज्वाला पूरे उत्तरी भारत में फैल गई। बाद में अंग्रेजों ने जो चार्जशीट बनाई उसमें पहला नाम माता दिन भंगी का था। माता दिन भंगी को 29 नवंबर उनकी जयंती पर हम लोग नमन करते हैं। तो इतिहास में हमारे जितने भी सकारात्मक लोग हुए हैं उन लोगों को हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा करके उन नई पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए आरजेएस की जो पीडीएफ भेजी गई थी उसमें तमाम महापुरुषों के बारे में जिक्र है। और अभी भरतराम मालकोटी जी का आपने सुना, तो भरतराम मालकोटी जी ने जो इंदिरा गांधी जी पूर्व महिला प्रधानमंत्री के नाम पे इन्होंने अपनी माता जी श्रीमती महिनावती मालकोटी जी शिक्षाकर्मी थी, उनकी स्मृति में भरतराम मालकोटी जी ने ये आरजेएस का अवार्ड घोषित किया है। और आज प्रेस रिलीज जारी की गई और उस प्रेस रिलीज को अभी तो आज ही जारी की गई है, इसलिए कल तक खबर आ जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान स्तंभ है, हरिद्वार से पत्रकार हैं, हिंदुस्तान स्तंभ में ये छपी है और आनंद गोस्वामी जी जिन्होंने ये प्रकाशित की है। नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व व महात्मा फूले की 131वीं पुण्यतिथि पर आरजेएस फैमिली ने दी श्रद्धांजलि। तो ये खबर जो है वो यहाँ पर इन्होंने अपने मीडिया में लगाई है। और इसमें आप जानते हैं कि 6 दिसंबर को फेसबुक लाइव होगा। आप जानते हैं 6 दिसंबर को रविवार को वो फेसबुक लाइव होगा, जिसमें पुण्यतिथि है बाबा साहब अम्बेडकर का, उन पर चर्चा की जाएगी। और ये अवार्ड जो है जो आज प्रेस रिलीज जारी की संविधान दिवस के अवसर पे ये अवार्ड जो है घोषित किया गया। और श्री नथुलाल मेश्राम सेवा
सेवानिवृत्त हैं आर्मी से, श्रीमती शंकुतला मेश्राम, उमरी कटंगी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। इन्होंने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे ये अवार्ड घोषित किया। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश से ही श्री मनशाराम उच्च बगले और श्रीमती मैना बाई उच्च बगले सेवानिवृत्त शिक्षक दंपत्ति हैं। और गोरेघाट, तिरोड़ी, बालाघाट, मध्य प्रदेश से इन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम का आरजेएस स्टार अवार्ड जो है इन्होंने घोषित किया। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी और ये हो गए, और महात्मा फुले के नाम पे भी जो है अवार्ड जो है वो घोषित है, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले। तो ये प्रेस रिलीज जारी की गई। महापुरुषों का पूर्वजों से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली ने भारत में एक अनूठी पहल शुरू की है। आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने बताया कि महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर इसके बारे में 25 राज्यों से जुड़ी आरजेएस फैमिली ने आभासी श्रद्धांजलि व जानकारी दी। इसमें दिवंगत आत्माओं के सकारात्मक कार्यों की जानकारी दी जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें गुरु नानक जी को भी हम लोग श्रद्धांजलि आज दिए। और नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला, ये विचार नानक जी के थे। तो इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा भी की और प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा मन की बात में उसको यहाँ पर सुनाया। इसके साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं। इनके नाम का आरजेएस भारत उदय ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिल्ली स्थित कुशक गांव नंबर 1 के निवासी समाजसेवी चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी, श्रीमती कश्मीरो देवी ने अपने माता पिता स्वर्गीय श्री हीरालाल सैनी और श्रीमती भरतो देवी की स्मृति में भेंट करेंगे। और महात्मा फुले ने ही सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर भारत की प्रथम शिक्षिका बनाया था। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। प्रथम शिक्षिका जो है सावित्रीबाई फुले है, जिसको कि महात्मा फुले ने पढ़ाया था। और इस तरह से समाज सुधार के कई अनेक कार्य किए। भारत के संविधान दिवस 26 नवंबर को आरजेएस फैमिली ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ग्रुप के माध्यम से भी श्रद्धांजलि देते हैं। और श्री मन्ना ने बताया कि और तमाम ये चीज़ें की गई हैं। तो 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर विशेष उदय मन्ना फेसबुक लाइव शो जो फैमिली शो है उसमें बताया जाएगा कि रामजी सकपाल नाम याद रखिए, रामजी सकपाल के अंबेडकर बनने की कहानी भी बताई जाएगी। रामजी सकपाल जो बाद में चल के अंबेडकर बने थे, भीमराव अंबेडकर, तो ये कहानी देश तक पहुंचानी भी जरूरी है। बहुत कम लोगों को पता है ये कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जो बचपन का नाम था वो रामजी सकपाल था। और सकपाल वो एक जाति का वो एक होता है, लेकिन वो अंबेडकर कैसे बने, अंबेडकर। तो ये एक विशेष चीज है। मैं क्यूरियोसिटी रखना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं तब तक इंतजार करें। अगले संडे को होगा। आप यही मान के चलिए कि अगले संडे को ये बताया जाएगा। तो ये चीज़ें थी। और इसके अलावा एक अरविंद केजरीवाल जी का पोस्ट आया हुआ है और उसमें आप देखिए जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी के जन्म दिवस पर लख लख बधाइयां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह। ये नाम भी नई पीढ़ी तक अगर आप पहुंचा दें तो निश्चित रूप से वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। आज हम लोग श्रद्धांजलि इनको देना चाहेंगे क्योंकि इनके पिताजी दिल्ली में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन कल सुबह उनको ये सूचना मिली कि उनका पुत्र जो है सीमा पे था, वो शहीद हो गया। तरन जिला के खुवासपुर गांव के 22 वर्षीय सुखविंदर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह, सुखविंदर सिंह शहीद हो गए दुश्मनों से लोहा लेते हुए। पूरे परिवार को हम लोग सैल्यूट करें। और एक दिल्ली आंदोलन में पिताजी उनके भाग लेने आए हुए थे, लेकिन बॉर्डर पे रक्षा करते हुए, सीमा की रक्षा करते हुए, एक सीमा की रक्षा कर रहा है, एक अपने हकों की, खेती कृषि बिल के विरोध में उनके पिता जो है दिल्ली आए हुए थे। तो वो जानकारी मिली और ये
इनको श्रद्धांजलि। सुखबीर सिंह, पहली ही पोस्टिंग थी। इस तरह से देश के सीमा पे लोग जो हैं वो रक्षा करते हैं। ये तो बड़ी अच्छा नहीं लग रहा है कि लोगों की जान चली जाती है। ये बड़ी ही नकारात्मक सोच है। यही चीज़ बताना चाहेंगे कि ये नकारात्मक सोच के चलते देश इन चीज़ों से गुजर रहा है। और पत्रकार जो है वो भी, उनकी भी, क्योंकि पत्रकार तो खबर लिखेगा, सच्ची खबर, तथ्य आधारित खबर लिखेगा, लेकिन जो बलरामपुर में दबंगों ने पत्रकार को घर में जिंदा जलाया, ये देश के हालात हैं। ये रामपुर में दबंगों ने पत्रकार को घर में जिंदा जलाया, साथी की भी मौत। तो एक सिर्फ खबर बन के नहीं रहना है, बल्कि इसको विचार करना है कि इस तरह की चीज़ें समाज में ना हो। इस पर कुछ ऐसे, मतलब हम नकारात्मक समाज, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि नकारात्मक समाज का इस तरह का जो है रवैया होता है, और कानून को ताक पर रख के फैसले कर देना। और काफ़ी खबर इस तरह की आ रही है, ये विश्व मानचित्र पर जो है वो राज्य को भी बदनाम करती है कि पत्रकार जिंदा आग के हवाले। राकेश सिंह पत्रकार का नाम था, उनके साथी भी, और किस तरह से उसके घर पे ही। और इसमें राज्य सरकार की भी बड़ी, कानून व्यवस्था जो है वो कितनी ज़रूरी चीज़ है। लोगों का विश्वास टूट जाएगा। आप जानते हैं ये विश्वास पर ही तो सारी व्यवस्थाएं कायम होती हैं। विश्वास अगर टूट गया तो फिर कुछ नहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। किस तरह से जो है 11 बजे रात को पत्रकार के घर में घुसे बदमाश, पहले मारपीट की, फिर घर में आग लगा दी और वो जल गए। फिर हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके साथ उनके एक साथी थे, उनकी भी बताया जा रहा है। ये घटनाएं रुकनी चाहिए, इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है। और इसको कैसे आगे आप लोग पहुंचाएंगे लोगों तक? ये जो हवस का रोग है लोगों के अंदर लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी नकारात्मकता है। नानक जी ने तो कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं की, लेकिन आज नानक जी की पूजा क्यों, प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है? इसीलिए मनाया जा रहा है। नानक, उस समय भी नकारात्मक लोग हुआ करते। नानक जी पे मुझे याद आया कि नानक जी चमत्कार भी बहुत कुछ कर चुके हैं। वो कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, लेकिन वो जैसी कही जाती है, लेकिन उसमें भी सकारात्मक सोच है कि नानक जी को प्यास लगी, कहीं जा रहे थे, तो एक पानी का स्रोत था, कहीं पे कुआं वगैरह था, लेकिन उसने पानी देने से मना कर दिया। जिस आदमी का कुआं था वो, उसने पानी देने से मना कर दिया। उनके लोग गए वहां पानी लेने, तो बोला हम नहीं, पानी नहीं देंगे। तो बगल में ही नानक जी ने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि थोड़ा सा गड्ढा खोदते ही उसमें से पानी आ गया, और यहां पानी आ गया, और वहां उस आदमी का, दंभी आदमी, नकारात्मक आदमी का कुआं सूखने लगा। तो वो बड़ा भयभीत हो गया कि भाई हमारा कुआं सूख रहा है और इधर से पानी निकल रहा है। ये नानक जी की बात बता रहा हूं आपको। इस तरह के चमत्कार हो जाते हैं। कई बार शक्तियां कुछ होती हैं, हालांकि इस पर हम कोई दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा कुछ कहा जाता है, एक शिक्षा भी दी जाती है कि उस दंभी आदमी को लगा कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, और वो पैरों में आके पड़ गया। तो ऐसे जो नकारात्मक लोग होते हैं, पानी दे देता, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन कई बार आप अंबेडकर का जो है, वहां पर भी इस तरह की चीजें अभी भी देश में इससे चल रही हैं। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की, इससे देश मजबूत नहीं होगा। ये कहने की बात है कि इससे देश मजबूत हो जाएगा। मजबूत तभी होगा जब सारे लोग मजबूत होंगे और परचेजिंग पावर होगी। किसानों की भी अभी कहा जा रहा है, आप लोग भी इस पर कुछ लिख सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर हम लोगों ने दोनों पक्षों को दिखाया। सरकार के भी आपने कल ही देखा कि ग्रुप में हम लोगों ने डाला। अमित शाह जी ने जो कहा, जो उन्होंने कल शाम को जो कहा, वो हम लोगों ने आप लोग तक पहुंचाया। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो कुछ कहा, वो आप लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात में 29 नवंबर संडे को जो होता है 11 बजे, उसमें जो कुछ कहा प्रधानमंत्री जी ने, वो आप लोगों तक वो पहुंचाया गया। आकाशवाणी पे जो मन की बात कार्यक्रम जो होता है वो पहुंचाया गया। इसके साथ साथ किसान किस तरह से परेशान रहे,
4 दिन से हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। किसान किस तरह से आए, किस तरह से उनको रोका गया, किस तरह से गड्ढे खोदे गए और उनको नहीं आने देने की, फिर दिल्ली में अंदर नहीं घुसने की, उसमें वाटर कैनन रात में भी, और कई जगह इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये भी नकारात्मकता जो है, किस नकारात्मकता की चीज़ें। देखिए, अब अभी सुखविंदर सिंह जी की अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, अभी बड़ी सोचनीय के प्रश्न है। पिताजी हकों की लड़ाई के लिए आ रहे हैं दिल्ली, है? और पिता जो है बॉर्डर पे शहीद हो रहा है। और इसमें बहुत सारे पोस्ट लोग हैं। अब जैसे एक मैं आपसे पूछता हूं, किसी ने ऐसा पोस्ट किया कि भाई हर किसान भी अन्न को तो बेचता है, तो फिर अन्नदाता कैसे हुआ वो? बताइए, ऐसे ऐसे सवाल लोगों के दिमाग में कैसे आ जाते हैं? अन्नदाता पर भी सवाल। ये नकारात्मक चीजें देश में खत्म होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोगों के पास जो तंत्र है, हम लोग ये चाहते हैं, अन्नदाता जो है वो है, सेना पे उसको सैलरी मिलती है। आप कह सकते हैं कि उसको तो सैलरी मिलती है उसी काम के लिए, लेकिन उसको इस चीज से नहीं जोड़ा जा सकता है कि उसको 2 पैसे जिंदा रहने के लिए तो उसको तो मिलेगा ना, नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? तो किसान भी तो जिंदा ही रहता है, उसको मिलता क्या है? थोड़ा बहुत संपन्नता हो सकता है कि पंजाब हरियाणा के किसान में हो, लेकिन बाकी जगह के किसान, आप जानते हैं विदर्भ में किसान किस तरह से लगातार आत्महत्या करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना महंगाई जितनी बढ़ रही है, उसके हिसाब से किसानों को वो व्यवस्था ये देश नहीं दे पा रहा है। और ये देश इसलिए नहीं दे पा रहा है कि देश गरीब है, ऐसी बात नहीं है, देश गरीब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था का दोष है। इसलिए कल हम लोगों ने यह किया कि किसान हकों की लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन भी कोई समस्या का समाधान नहीं है, ये मान लीजिए। सत्ता परिवर्तन से नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ, क्योंकि इस व्यवस्था से सब कोई जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से रिलेट है, इसी को सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम से सब कोई दुष्प्रभाव, इस सिस्टम का जो भी है, उसके हर कोई कभी ना कभी तो परेशान होता ही है, कभी ना कभी परेशान होता ही है। उस परेशानी को कम करने के लिए, एकदम से परेशानी तो आप खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सहने लायक, जो सह सकते हैं, सहन शक्ति जवाब दे दे, ऐसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना समाज में। इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। इसीलिए हम लोग इन चीजों को की अलख जो है जगाए हुए हैं। और ये ज्ञान कहां से आएगा? देश में ज्ञान। अब बताइए, पंजाब के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में कितने शहीद हुए आपको पता है? क्रांतिकारियों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा। अंग्रेजों ने तो ये नहीं कहा ना कि भाई पश्चिम बंगाल के लोग, आप लोग क्रांति कर रहे हो कि आपको आजाद देश चाहिए, बाकी तो देश के लोग नहीं कर रहे हैं, उनको तो आजादी नहीं चाहिए। ऐसी तो बात नहीं है ना। तो जो सच है, शाश्वत सत्य है कि अंग्रेजों के अत्याचार से ये देश उब गया था और इस देश को आजाद होना ही था। उसके लिए जितने लाख लोगों ने कुर्बानी दी वो दी, लेकिन अब तो देश आजाद हो गया। अब तो हम और आप सभी इसी देश के निवासी हैं, नागरिक हैं। तो देश में बार बार एक कोई ना कोई समस्या, जिसमें देश 2 फाड़ में हो जाता है, कोई पक्ष में हो जाता है, कोई विपक्ष में हो जाता है। ये चीजें रुकनी चाहिए। ये हमारे जो कहने का मतलब ये है, जो सकारात्मक भारत आंदोलन की जो नींव है, अब बदला हम किससे ले? किसी को भी, अगर किसान मरते हैं वो भी हमारे भाई, हमें तकलीफ होगी, और हमारे पुलिस भाई जो मार रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी तकलीफ होगी। अब कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है कि टसल ना हो इस देश में? वही होता है, सहन शक्ति किसी की परीक्षा मत लीजिए। गलत और सही बातचीत, संवाद तुरंत स्थापित होने चाहिए। इसी पर हम लोगों ने बल दिया। हम लोगों ने सरकार तक ये आवाज पहुंचाने की पूरी कोशिश की कि सुनिए सरकार, आप जल्दी से जल्दी बात कीजिए, उनको समझाइए कि आप अगर बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो फिर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो समझाइए। यही एक तरीका हो सकता है लोकतंत्र में, और क्या हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एनर्जी कितनी वेस्ट होती है, आप यकीन मानिए। इसमें देश की जो एनर्जी है, जो खेतों में लगती, किसानों की, पुलिस की लगती, और भी चीजों में, वो सारी चीजें, कितने संसाधन बेकार हुए, कितने तोड़ फोड़ भी हो सकती है। अच्छा, एंटी सोशल एलिमेंट अगर इस आंदोलन में घुस गए तो क्या होगा? क्या हमारे पास ऐसी खुफिया तंत्र है कि वो, तो फिर दंगे क्यों हो गए दिल्ली में? बहुत बड़ा प्रश्न है ये।
ये असुरक्षित माहौल जो है किसी के लिए लाभदायक नहीं है, चाहे वो करोड़पति हो या आजकल 2 नाम बड़े चर्चा पे लोगों की जुबान पे हैं। कुछ नहीं मिलने जाने का। जिंदगी, आप सभी यही चीज बताइए, अपने पोस्ट पर ये चीज लिख सकते हैं कि जिंदगी तो बहुत लिमिटेड है भाई। और फिर अगर इतिहास काला हो जाएगा तो फिर तुम क्या लेकर जाओगे और कितना ऐश कर लोगे, कितना मौज कर लोगे? ये देश तो रहेगा ना, फिर भी रहेगा ना। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी जो है ना इन चीजों पे लग जाइए। ये देश आपका है, आप किसी के भरोसे मत छोड़ दीजिए कि ये उनका काम है, वो करेंगे। अरे नहीं, ये देश अपना है। इसलिए आरजेएस ने, जो लोग हैं 25 राज्यों के लोग जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना तो करें, कम से कम उसमें कामचोरी तो ना करें। और आप लोग जो जुड़े हुए हैं, क्या आप नहीं चाहते कि देश में सकारात्मक माहौल बने? यही तो है सकारात्मक भारत आंदोलन। आप नहीं चाहते कि हमारे पुलिस वाले भी सुरक्षित रहें और हमारे किसान भी सुरक्षित रहें? क्या आप चाहते हैं कि पुलिस जो है दनादन ये जो है आतंकवादी हैं, इनको जो है भून दो? क्या आप चाहते हैं? इसलिए जमीर अगर मर जाता है तो फिर ये सारी चीजें जो है थोथी लगती हैं। लेकिन जमीर अगर जिंदा है, हमारा एक एक भाई जो है ना, एक एक बहन जो है, उसका कुछ भी नुकसान ना हो, हम ऐसी सोच रखें। ऐसी समस्याएं बार बार आ जाती हैं, बहुत दिल को पीड़ा लगती है, आपको भी लगती होगी। ये बार बार समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके लिए पूरा देश खड़ा हो जाए, इसके लिए कोई बहुत बड़ा ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ये बातें जो है ना, इन बातों को पहुंचाने की जरूरत है। आप लोग अपने अपने सिस्टम पे जो भी कर रहे हैं इसको, क्योंकि गलत पोस्ट करके लोग जो है ना, थोड़े से चंद, हो सकता है उनको पैसे मिलते हों, जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि उनको पोस्ट लगाया जाता है, इसी तरह की चीजें, उसको आईटी ट्रोल वाले और ये वो फलान ढिकान कहते हैं। अरे भाई बताइए, गजब तमाशा बना दिया है। देश है क्या है ये? अंग्रेजों को खदेड़ने में इतने लाख लोग शहीद हो गए, अब क्या चाहते हैं फिर एक युद्ध हो, गृह युद्ध हो और इतना ये सारी चीजें हो? क्या ऐसा कोई सोच रहा है क्या? इसलिए सरकारें हैं, सत्ता है, पुलिस है, फौज है, सारे लोग हैं, लेकिन उनकी एनर्जी को वेस्ट करना, तमाम समस्याएं पैदा करना, इस घाव को क्रोनिक बनाने की क्या जरूरत है इस देश में? घाव है, ठीक है, घाव हो गया, अब उसको क्रोनिक बनाते जा रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये देश अपना है। अब फटाफट जो है आइए आपको कुछ महापुरुषों के बारे में हम लोग रोजाना चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करते हैं। 29 नवंबर को जन्मे व्यक्ति जो हैं, 1935 में 29 नवंबर को गुरबचन सिंह सलारिया परमवीर चक्र से सम्मानित का जन्मदिन। अली सरदार जाफरी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफरी। 1913 में 29 नवंबर को जन्मदिन। ठक्कर बापा 29 नवंबर को 1869 में जन्मदिन, और अपने सेवा कार्यों के लिए आप प्रसिद्ध भारतीय रहे हैं। निधन हुआ है रमेश चंद्र दत्त जी का, जो कि प्रसिद्ध बंगला के इतिहासकार थे, रमेश चंद्र दत्त। ये नाम ही केवल आप ध्यान कर लीजिए, रमेश चंद्र दत्त। 1909 में 29 नवंबर को निधन हुआ। इंदिरा गोस्वामी बहुत चर्चित हुई थी अपने साहित्य के लिए भी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखिका हैं असम की इंदिरा गोस्वामी। 2011 में आपका निधन हुआ। 30 नवंबर को जन्मे व्यक्ति हैं, यानी कि कल 30 नवंबर को जो जन्म लिए वो प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन, जो कि 1835 में 30 नवंबर को जन्मे, और प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जो है जन्मदिन है, और 30 नवंबर 1858। भक्ति शर्मा भारतीय तैराक, उनका 1989 में 30 नवंबर को जन्मदिन। मैत्रेयी पुष्पा हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। हिंदी एकेडमी, दिल्ली हिंदी एकेडमी जो है उसमें वो थी। तो मैत्रेयी पुष्पा जी से हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। 1944 में 30 नवंबर को जन्मदिन। रोमिला थापर भारतीय इतिहासकार, भारत का इतिहास लिखा है उन्होंने, रोमिला थापर, और इसके लिए रोमिला थापर को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उन्होंने भारत को, मैंने किताब पढ़ी भी है, सांपों और सपेरों का देश, इसके लिए रोमिला थापर भारतीय इतिहासकार, 30 नवंबर 1931 को जन्मदिन। और सुधा मल्होत्रा हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा
1936 में 30 नवंबर को जन्मदिन। गेंदालाल दीक्षित भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, और 1888 को आपका जो है वो जन्मदिन। और 20वीं सदी के महान संत और समाज सेवक रमण महर्षि का 1879 में जन्म हुआ। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा का 1922 में जन्म हुआ। संसद के लोकसभा सदस्य और संस्कृत के विद्वान, साथ ही आर्य समाज के नेता के रूप में प्रसिद्ध प्रकाश वीर शास्त्री का 1923 में जन्म हुआ। प्रथम भारतीय शतरंज मास्टर मैनुअल आरो का 1935 में जन्म हुआ। और भारत के प्रसिद्ध राजनैतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी प्रेमी वेद प्रताप वैदिक, जो कि पीटीआई के प्रमुख थे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और उसमें पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का 1944 में जन्म हुआ। और अभी पुस्तक मेला हुआ था, उसमें मैं मिला था वेद प्रताप वैदिक जी से। और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हनुमप्पा सुदर्शन का 1950 में जन्म हुआ, ये है। और पुण्यतिथि है पांडुचेरी के संस्थापक और गवर्नर जनरल मार्टिन का 1706 में निधन। प्रसिद्ध मजदूर नेता, राजकीय अधिकारी, नॉर्वेनियन राजनीतिज्ञ और जाने माने लेखक ट्रिग्वी ली का 1968 में निधन। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का 1971 में निधन। हिंदी के कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार का 1975 में निधन। दुष्यंत कुमार, आप जानते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, बहुत ही फेमस रहा है। मंचों पर काफी लोग इसको कहते हैं। तो 1975 में 30 नवंबर को निधन। रघुवीर सहाय, हिंदी के साहित्यकार व पत्रकार रघुवीर सहाय का 1990 में 30 नवंबर को निधन। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी का 2009 में 30 नवंबर को निधन। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा लहराया था। आप जानते हैं ना कि आजाद हिंद फौज ने ही सबसे पहले भारत को स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, और 11 कंट्री ने उसको मान्यता भी दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था। वो झंडा भी उस समय बन गया था 1943 में 30 नवंबर को। और गुड़ियों का संग्रहालय जो है, डॉल्स म्यूजियम, दिल्ली ITO पे है, मैंने देखा भी है। और उसकी स्थापना जो है 30 नवंबर को 1965 में हुई थी। और इधर घड़ी की सुई का भी इशारा हो रहा है, 8 बजने वाले हैं। और आप जानते हैं कि 7 से 8 का ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। इसी के साथ साथ आपको जो ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भेजा है, परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी जयंती है। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी की जयंती पर शत शत नमन। अफ्रीकी देश कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में कार्य करने के लिए क्षेत्र में शांति स्थापित करने में उन्होंने बुद्धि व कौशल का अद्भुत परिचय दिया। ऑपरेशन के दौरान ही 100 से अधिक हमलावरों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले का उन्होंने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मनों को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर किया। इसी दौरान गंभीर घायल होने के बाद उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर कर्तव्य पथ पर देश का नाम रोशन किया। उनकी वीरता को, समर्पण को और उनके जज्बे को वंदनीय है। ये ओम बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने इस तरह से परमवीर चक्र विजेता को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जयंती पर सादर नमन किया है। तो इस तरह के वीर हमारे जवान हैं। अब ये बताइए, कोई कहे कि इनको भी तो सैलरी मिलती है, कितनी निकृष्ट बातें हैं ये, बहुत ही निकृष्ट बातें हैं। इन चीजों को रोकने की जरूरत है। उन्हें, ऐसे लोग गुमराह हैं जो लोग असत्य फेसबुक पे लिखते हैं या सोशल मीडिया पे लिखते हैं। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कानून भी बनाया है कि वो सारी चीज निगरानी की जाएगी। गलत चीजों का प्रचार करना देशद्रोह में आएगा, क्योंकि उससे जनभावनाएं भड़कती हैं। गलत चीजों का, गलत पिक्चर का, हम इस देश को बचाने के लिए, इस देश के तिरंगे की रक्षा करने के लिए इस काम को करने की जरूरत है। हम गलत नहीं, तथ्य और सत्य के आधार पर जो है चीजों तक पहुंचाने की जरूरत है। और इसके लिए कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी JRD टाटा की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि देते हुए ये पोस्ट भेजा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वालों में भारत रत्न JRD टाटा जी का नाम सदैव सर्वोपरि रहेगा। देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा शुरू करने के कारण उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा गया है। उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि। और जिंदगी में उड़ान भरना कोई उनके जीवन से सीखे। ये हैं JRD टाटा, आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वाले। और इन्होंने शहर का भी डेवलपमेंट किया। इन्होंने
मेरी जानकारी के अनुसार अगर कंपनी को फायदा होता है तो बोनस देने की शुरुआत जो है टाटा ने की थी। बोनस देने की शुरुआत, आप जानते हैं ना कि अगर ज़्यादा फायदा हो जाता है तो बोनस देकर जो है वो कर्मचारियों को बोनस देकर एक मनोबल बढ़ाया जाता है कि आपने ऐसा काम किया जिससे कंपनी को फायदा हुआ। और इसलिए जो है हर कंपनियों को चाहिए इसको फॉलो करना। सिर्फ सारा धन अपने ही कब्जे में रख लेना ये उचित नहीं है, और कर्मचारियों के भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में जिस तरह से नौकरियां गई हैं तो आपस में सहयोग करके भी समाज जो है वो खड़ा हो सकता है, और इसी आपसी सहयोग के लिए एडवोकेसी करने की ज़रूरत है कि हमारे देश में किसी भी मुद्दे पे इस तरह का लोकतंत्र में ठीक है हमें आंदोलन करने का है, लेकिन एनर्जी वेस्ट जो होता है उसको बचाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर, कि हमारे देश में जो भी शक्तियां हैं, जो भी प्रोफेशन है, आंदोलन करना पड़ता है। वहाँ पे कई बार बिहार से ये आवाज़ आती है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो जाते हैं और उसके बाद उस एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया जाता है। बहुत तरह तरह की बातें हैं। इन सब चीज़ों से देश को बचाने की ज़रूरत है। हम लोग देश को बचाने के एडवोकेसी करें। हम लोग कोई समस्या को क्रोनिक बनाने की जगह जो है उसका त्वरित गति से समाधान की तरफ बढ़ें, संवाद की तरफ बढ़ें। और इसीलिए किसान आंदोलन को लेकर हम लोग एडवोकेसी कर रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द समाधान प्रस्तुत करे। और नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि हम 3 दिसंबर को करेंगे, लेकिन अगले दिन जो है वो अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री ने आकर कहा कि अगर आप लोग एक जगह व्यवस्थित हो जाते हैं तो हम लोग आपके साथ डायलॉग जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो सरकार अपना अपना पक्ष रख रही है, लेकिन एडवोकेसी इस बात की होनी चाहिए कि ये समस्या उत्पन्न ही ना हो, समस्या उत्पन्न ना हो। ये देश समस्या नहीं झेल सकता है। हम आपको अंतिम यही बात कह के और समाप्त करेंगे। एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं जो फेसबुक लाइव में बच्चे भी जुड़ रहे हैं और क्या कहते हैं बच्चे, उनकी क्या भावनाएं हैं वो प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन पंडित। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन पंडित है। मेरी मम्मा श्रीमती रिंकल शर्मा आरजेएस परिवार की एक सदस्य है। आरजेएस परिवार कई वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिन्हें मेरी मम्मा अटेंड करती हैं। इनमें से कई वेबिनार अटेंड करने के लिए मैं भी उत्सुक था और मैंने कई वेबिनार अटेंड भी किए। आज इस परिवार की सबसे खास बात मुझे यह लगती है कि उन्होंने हमारे पूर्वजों की याद में और महापुरुषों के नाम पर कई अवार्ड घोषित किए हैं। और यह बताते हुए मुझे बड़ा ही गर्व मालूम होता है कि मेरे नाना जी श्री दिनेश चंद्र शर्मा की याद में और महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर एक अवार्ड घोषित किया गया है। मन्ना अंकल हर दिन 8 बजे के समय पर एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम करते हैं जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसमें वह अलग अलग जानकारी देते हैं, महापुरुषों के बारे में बताते हैं। और इस प्रोग्राम को देखकर मुझे बड़ी अच्छी सीख मिलती है। अलग अलग नई नई खबरें पता चलती हैं। तो आरजेएस परिवार का एक सदस्य होते हुए मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त होती है और मैं हमेशा आरजेएस परिवार का एक सदस्य रहना चाहूँगा। धन्यवाद। जी हाँ, तो ये अर्जुन पंडित थे। रिंकल शर्मा जी ने अपने पिताजी जैसा ये कह रहे थे और उन्होंने आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे। यही है आरजेएस की सकारात्मक भारत आंदोलन का एक बहुत ही अनूठी पहल कि इतने बड़े महापुरुषों को जो है हम लोगों ने चर्चा करना, ऐसे ऐसे बच्चों तक वो उन महापुरुषों के बारे में जानकारी पहुंचाना, फिर वो हर महीने जो है एक PDF स्मारिका जो है वो तैयार करना, ई-पेपर की तरह जो है वो घर घर तक पहुंचाना हम लोगों का ये प्रयास रहा है। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों से केवल परिचय करके और इस कार्यक्रम का समापन कर देते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 8 बजे तक का ही समय है और ऑनवर्ड्स ये कार्यक्रम जा रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे
और इसके बाद इस कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से यहाँ से हम शुरू करते हैं कि अभी अभी जुड़े हैं सईद अली सिद्दीकी साहब। हेलो मन्ना जी लिखते हैं। सईद अली सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर और लोगों के परिचय के लिए आप अपने स्टेट का नाम एटलीस्ट लिख दें, जिला का नाम, प्रोफेशन लिख दें, तो एक परिचय हो जाता है। क्योंकि फेसबुक लाइव तो अगले संडे अब होगा, जैसा अर्जुन पंडित ने कहा कि 8 बजे तक हम लोगों ने 101वां एपिसोड फैमिली शो किया। 101वां फैमिली एपिसोड करने के बाद अब हम लोग रविवार ये विशेष फेसबुक लाइव लेकर आ रहे हैं। और अगर कोई विशेष करना होगा तो एक दिन पहले फेसबुक पे या फिर दोनों जगह आरजेएस के 19 ग्रुपों में जानकारी दे दी जाएगी कि फेसबुक लाइव विशेष किया जा रहा है, उसका समय भी बता दिया जाएगा। लेकिन वैसे रविवार ये आप मान के चलें कि रविवार को 7 से 8 हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, देश दुनिया की बात करेंगे, सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ये भारतीय परिवारों का है। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं और निश्चित रूप से शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आरजेएस के एडमिन हैं और शेयर करते हैं तो उससे लोगों तक ये बातें और आप लोगों का नाम उन तक पहुँचता है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जो कि लिखते हैं कि लाभ में हिस्सा दिया टाटा स्टील ने। जी हाँ, मजदूरों को, आप श्रमिक नेता भी रहे हैं और प्रिंसिपल भी रहे हैं, लेखक पत्रकार भी रहे हैं। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, आप पर गर्व होता है। प्रहलाद सिंह जी देख रहे हैं, प्रहलाद सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान सुशील खन्ना जी, वंदे मातरम, धन्यवाद आपका, आप जुड़ते हैं। विश्राम वाचस्पति जी भी लगातार फेसबुक लाइव देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी एक सकारात्मक व्यक्तित्व हैं और प्रोफेशन से मुझे लगता है संभवतः पत्रकार होंगे, क्योंकि फेसबुक पे कुछ आपकी चीज़ें देखने को मिलता है, लेकिन पूरी तरह से परिचय नहीं है। और आप लोग आरजेएस फैमिली में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आरजेएस के व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, वहाँ पर लगातार जो भारत को सकारात्मक बनाने का प्रयास जो है वो आरजेएस फैमिली मिलकर कर रही है। नरेश कौशिक जी आरजेएस स्टार हैं, तो इनके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं कि फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं। और सबसे खासियत नरेश कौशिक जी की ये है, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लगातार ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और रक्तदान शिविर के द्वारा रक्त संग्रह इन्होंने काफ़ी यूनिट इकट्ठा करके सरकार को दिया है, हॉस्पिटलों को दिया है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है और इन्होंने धन्वंतरी जी के नाम का अवार्ड घोषित किया है। तो आप जानते हैं कि हम लोगों का महापुरुषों और पूर्वजों का सम्मान इन्होंने डॉक्टर यूपी सिन्हा, जो पीएमसीएच पटना के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, उनकी स्मृति में अपने दिया है ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लिखते हैं, जय हो भारत भूमि, जय हो सकारात्मक भारत आंदोलन। ललित गौड़ जी बहुत देर से हैं जुड़े हुए, तो ललित गौड़ जी आप सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़िए। हम तो यही कहेंगे कि ये घर घर का आंदोलन है। ये सकारात्मक सोच रखने में क्या दिक्कत है, लेकिन उसके परिणाम सकारात्मक होते हैं। अगर सकारात्मक सोच है तो परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव आउटकम। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत से सरकारी कर्मचारी लोग जो हैं सोचते हैं कि मैं जुड़ूं ना जुड़ूं, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं, पत्रकार लोग हैं, मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं तो कहीं तो, लेकिन हमें कोई ऑफिस से कोई कभी दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि हम कन्विंस अगर किसी को करते हैं कि हम चाहते क्या हैं, तो 1-2 दिन की बात नहीं है, लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गया है। हम लोगों का कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है, एजेंडा नहीं है, बस सकारात्मक भारत आंदोलन जिसमें महापुरुष हैं, जिसमें कि अपने पूर्वज हैं, मतलब घर भी जुड़ जाए, बच्चे भी, जैसे अर्जुन पंडित ने जो कुछ भी सुनाया, इस बच्चे में भी तो वो अंकुरण हो रहा है ना, वो देख रहा है, वो राष्ट्रीय वेबिनार में भी शामिल हुआ, वो विनय कुमार विष्णुपुरी जी का भी पोता शामिल हुआ है जो अभी लाइव जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जब तक अपने परिवार को नहीं जोड़ेंगे, सकारात्मक भारत आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। ये चलता रहेगा, चलता तो रहेगा, लेकिन उत्प्रेरक की भूमिका कौन करेगा? वो आपका परिवार करेगा। ये परिवार का आंदोलन है, इसको परिवार से दूर मत कीजिए, क्योंकि आज अगर उसके अंदर बीजारोपण सकारात्मक शब्द का ही दे दिए आप, क्या है 1 घंटा वो और कामों में, आप जानते हैं कि अपना अपना इंटरेस्ट का लोग कम करते हैं, लेकिन यहां पर जो दिशा दी जाएगी उसकी बुनियाद मजबूत बन जाएगी, फिर वो आपको तंग नहीं करेगा, कुछ ऐसी चीजें नहीं करेगा जिससे जो आपको पसंद नहीं आएगा।
आपके साथ जुड़ेगा। इसलिए कार्यक्रमों में भी हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि कार्यक्रम इसलिए एक्सटेंड कर दिया गया कि हम लोग इस समय कोरोना काल में नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे आते हैं, बच्चों को हम लोग इनाम देते हैं, उसको क्विज कराते हैं बच्चों के साथ। काफ़ी ये नई पीढ़ी का ही आंदोलन है। हम लोग तो जो है सो है, हम लोगों की जो सोच बन गई। बड़ी मुश्किल से बूढ़ा तोता पोस नहीं मानता है, आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है, कहावत है। हम लोग तो जैसा है वैसा है, बड़ी मुश्किल से हम लोग चेंज हो पाएंगे। हमारे तो विचार बन गए सो बन गए, हमारे पास तो लॉजिक भी है, ये है वो है। लेकिन बच्चे तो मिट्टी है ना, अब कुम्हार हम लोग हैं, हम लोगों को उनको एक दिशा देनी है। इन चीज़ों पर जो है ये एक मंच बन गया है। इस मंच पर अगर हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए उस बच्चे को आप इंगेज करते हैं तो बच्चा यहाँ से शिक्षा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, संस्कार लेके जाएगा। और यही संस्कार से उसका नींव जो है मजबूत बनेगा और अच्छे कार्यों की तरफ उसका ध्यान जुड़ेगा। भरतराम मालकोटी जी जय हिंद, आकांक्षा जी जय हिंद, और राधे श्याम जी जय हिंद। राधे श्याम जी आपने बहुत समय दिया लेकिन परिचय नहीं हो पाया कर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, लेकिन आप अभी भी देख रहे हैं जो हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है। भरतराम मालकोटी जी जय हिंद, संजय परिहार जी जय हिंद, पत्रकार हैं संजय परिहार जी, शेख वहाब साहब जय हिंद, रमेश परवाना जी भी अभी देख रहे हैं। रमेश परवाना जी, आप तो अल्ताफ हुसैन के नाम से आपने पॉजिटिव मीडिया का काम बहुत अच्छा किया है। ये बिहार के रहने वाले हैं, गढ़हनी, और काफ़ी एक्टिव भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, और आरजेएस की खबरों को काफ़ी बार छापा है आपने, तो आपका धन्यवाद। और अवधेश आज़ाद जी जय हिंद, वंदे मातरम, रणवीर सिंह ढाका जी जय हिंद। तो आप तमाम लोगों को अब हम शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें, वंदे मातरम करें, जय हिंद जय हिंद करें। रविंद्र प्रसाद जी आप देख रहे हैं, और लोगों को परिचय अगर देना चाहें, आप कहाँ से जुड़े हैं तो आप दे सकते हैं। और दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी लिखते हैं सकारात्मक मीडिया की जय। तो आप सबों का भी जय, पूरे भारत का जय। और किसान की जो समस्या है कृषि बिल को लेकर, उसका त्वरित समाधान की तरफ आप लोग भी अपना अपना प्रयास कीजिए। आरजेएस ने तो कैंपेन चला दिया और कल काफ़ी कुछ हम लोगों ने भेजा भी था। आज भी आप देख रहे हैं कि हम लोग उसको चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो। देश में समस्या नहीं, समाधान जल्दी हो जाए। इस सर्दी का मौसम है, हमारे किसी भाई, किसान भाई को कोई तकलीफ होती है तो क्या रोटी का अन्न जो हम लोग खाते हैं उसमें तस्वीर दिखाई देती है, बस ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। ये अन्नदाता इसलिए हैं, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, त्वरित गति से होना चाहिए। यही विश्वास देश में बना रहना चाहिए, हमारा और आपका भी विश्वास बना रहे। अगले संडे या फिर घोषणा करके एक दिन पहले विशेष फेसबुक लाइव, क्योंकि हम दोनों चीज़ के बारे में आपको बता दिए। 7 से 8 एवरी संडे तो हम लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एक कमिटमेंट है। एक बहुत रेयर केस में अगर ऐसा होगा तो सूचना दी जाएगी, लेकिन हम लोग संडे को एवरी संडे एट 7 PM to 8 PM मिलेंगे। 15 मिनट ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अब जय हिंद जय भारत के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हम करना चाहेंगे। आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आप लोग वीडियो भेजिए, और अकेले नहीं, अपने परिवार तक, रिश्तेदारों तक इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अगर चाहते हैं कि भारत सकारात्मक हो तो यही सकारात्मक सोच आपकी जो है वो भारत तक पहुंचेगी, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। जय हिंद जय भारत। एक मुस्कान के साथ, अगले मुस्कान के साथ ही आपको मिलेंगे। और जो अंबेडकर साहब हैं, जिनको अंबेडकर के नाम से आप जानते हैं, तो राम जी उनका जो नाम था, वहां से अंबेडकर कैसे बने, उस पर एक विशेष जानकारी जो है आपको दी जाएगी। 6 दिसंबर मेरे ख्याल से संडे है, और 6 दिसंबर जो पुण्यतिथि है अंबेडकर साहब का, तो उन पर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। कैसे भारत के महापुरुष जो हैं कितना संघर्ष किए और किस तरह से देश के बारे में उन्होंने जो सकारात्मक कार्य किया, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 6 दिसंबर सायं 7 बजे। जय हिंद जय भारत।